मेरे यूपी के दांव कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12 समाज शास्त्र का एक वायरल पेपर, उसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। सारे के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और इस पेपर का कोड है 340 FM। 340 FM। चलिए इसका सारा का सारा सोल्यूशन हम बताते हैं इस वीडियो में। चलिए, खंड का है बहुविकल्पीय प्रश्न और इसमें कहा गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक उत्तर सही है और सही उत्तर चुनकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राम मोहन राय, ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगरीय समाज की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए गतिशीलता, ऑप्शन बी एकरूपता, ऑप्शन सी प्राथमिक संबंध, ऑप्शन डी कृषि। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, कृषि। चलिए अगला क्वेश्चन है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 पुस्तक के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी थॉमस रॉबर्ट, ऑप्शन डी आंद्रे बेतई। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन, थॉमस रॉबर्ट माल्थस। थॉमस रॉबर्ट माल्थस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जात क्या है? जात क्या है? अगला क्वेश्चन है जात क्या है? ऑप्शन ए एक संस्था, ऑप्शन बी एक समूह, ऑप्शन सी एक समिति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन, एक समूह। इसका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य क्या है? राज्य क्या है? ऑप्शन ए एक समूह, ऑप्शन बी एक समुदाय, ऑप्शन सी एक संस्था, ऑप्शन डी एक समिति। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, एक संस्था, एक संस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सामाजिक स्त्रीकरण का तात्पर्य है? ऑप्शन ए सामाजिक समानता, ऑप्शन बी सामाजिक असमानता और सामाजिक न्याय, ऑप्शन डी सामाजिक अन्याय। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक असमानता इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा चिपको आंदोलन का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए पारस्परिक आंदोलन, ऑप्शन बी किसान आंदोलन, ऑप्शन सी दलित आंदोलन, ऑप्शन डी जनजातीय आंदोलन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, पारस्परिक आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2007। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन 2005। 2005 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन 3। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है हरित क्रांति का प्रारंभ किस दशक में हुआ? ऑप्शन ए 1950 1960, ऑप्शन बी 1960 1970, ऑप्शन सी 1970 से 1980, ऑप्शन डी 1980 से 1990। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन 1960 से 1970 के दशक में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ। चलिए अब आ गया खंड खा। खंड खा अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है ग्रामीण समुदाय को परिभाषित कीजिए। चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। ग्रामीण समुदाय से तात्पर्य उस समुदाय से है जो गांव में रहता है, कृषि तथा उससे जुड़ी गतिविधियों से संबद्ध है, जहां जनसंख्या घनत्व निम्न तथा सामाजिक संरचना नातेदारी और परिवार के सदस्यों पर निर्भर होता
है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। अब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। जनसंख्या वृद्धि दर से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि दर एक विशिष्ट अवधि में व्यक्तियों की संख्या में परिवर्तन से है। इसे जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है। संस्कृति संस्कृति को परिभाषित कीजिए। संस्कृति को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृति शब्द का प्रयोग शास्त्रीय संगीत, नृत्य तथा कला में परिष्कृत रुचि का ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में किया जाता है। टाइलर महोदय के अनुसार संस्कृति जिसमें ज्ञान, आस्था, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा तथा मनुष्य के समाज के सदस्य के रूप में होने के फलस्वरूप प्राप्त अन्य क्षमताएं तथा आदतें शामिल हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है इसमें 14 है। दिव्यांगों की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। दिव्यांगों की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा किसी शारीरिक या मानसिक विकार के कारण एक सामान्य मनुष्य की तरह किसी कार्य को करने में परेशानी ना कर पाने की क्षमता को दिव्यांगता के रूप में परिभाषित किया जाता है। दिव्यांगों की प्रमुख समस्याएं हैं सीमित पहुंच, सामाजिक कलंक और भेदभाव, शैक्षिक बाधाएं, रोजगार असमानताएं, वित्तीय तनाव आदि। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है। सांप्रदायिकता को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा सांप्रदायिकता से तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवृत्ति से है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने तथा संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है। नागरिक समाज से क्या तात्पर्य है? नागरिक समाज से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर हो जाएगा नागरिक समाज का तात्पर्य सरकार तथा व्यवसायिक संगठनों से इतर सामाजिक संगठनों से है जो स्वेच्छा तथा सामाजिक कल्याण की भावना से जनता की सेवा करते हैं। इनकी उदाहरण में गैर सरकारी संगठन, उपभोक्ता संगठन आदि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है। औद्योगिक समाज की 3 विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा औद्योगिक समाज से तात्पर्य ऐसे समाज से है जहां विनिर्माण, उत्पादन और आर्थिक गतिविधि मुख्य रूप से कृषि के बजाय मशीनीकृत उद्योग पर आधारित होती है। इसकी 3 विशेषताएं। पहला है प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रयोग, सामाजिक परिवर्तन को सुगम बनाना, श्रम विभाजन। कृषि वर्ग से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन है कृषि वर्ग से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा कृषि वर्ग से तात्पर्य समाज के उस वर्ग से है जो अपने आर्थिक संसाधन एवं जीविकोपार्जन के लिए पूर्ण रूप से कृषि या अन्य कृषि गतिविधियों से संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है। सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। इसको देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन किसी समाज की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन से है जिसमें सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक व्यवहारों या सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है। जनजात से आप क्या समझते हैं? जनजात से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा जनजात वह मानव समुदाय है जो एक अलग निश्चित भूभाग में निवास करता है और जिनकी एक अलग संस्कृति, अलग रीति रिवाज तथा अलग भाषा होती है। ये अमूमन प्राकृतिक पूजक होते हैं। चलिए अब आ गया आपका लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। क्षेत्रवाद क्या है? क्षेत्रवाद को नियंत्रित करने के लिए सुझाव दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऐसी स्थिति जिसमें किसी विशिष्ट क्षेत्र या क्षेत्र के अधिकार या प्रभाव को प्रोत्साहित किया जाता है उसे क्षेत्रवाद कहा जाता है। पहला पॉइंट में क्षेत्रवाद को नियंत्रित करने के लिए सुझाव, शिक्षा के माध्यम से एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का विकास कर इसके दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता का विकास करना। अगला पॉइंट है राज्यों के बीच आर्थिक सामाजिक भागीदारी युक्ति परियोजनाओं का निर्माण करना। अगला है सभी क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिए ताकि कोई भी राज्य स्वयं की विकास प्रक्रिया में अलग अलग महसूस ना करे। अगला है राजनीति
राजनीतिक पार्टियों द्वारा क्षेत्रवाद को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, इसको देखते हैं। भारत में हुए भूमि सुधारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा भूमि सुधार से भू संबंधों में सुधार से है, साथ ही यह कृषि क्षेत्र में निहित संभावनाओं के दोहन के लिए तकनीकी सुधारों की भी अपेक्षा करता है। भूमि सुधार के दो आयाम हैं, संस्थागत सुधार और तकनीकी सुधार। संस्थागत सुधार के अंतर्गत जमींदारी उन्मूलन के जरिए मध्यम वर्गों का अंत, गैर कानूनी वसूली की समाप्ति, हदबंदी कानून का निर्माण, चकबंद के जरिए भूमि के टुकड़ों को इकट्ठा करना, लगान में कमी आदि। तकनीकी सुधारों के अंतर्गत सिंचाई, बीज उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, ऊर्जा, ऋण भंडार, विपणन आदि। ये हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए तथा इनके प्रकार बताइए। सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए तथा इनके प्रकार बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक आंदोलन को बड़ी संख्या में लोगों द्वारा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक परिवर्तन लाने या बाधित करने के लिए एक संगठित प्रयास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सामाजिक आंदोलन में एक लंबे समय तक निरंतर सामूहिक गतिविधियों की आवश्यकता होती है। ऐसी गतिविधियां प्रायः राज्य के विरुद्ध होती हैं तथा राज्य की नैतिक तथा व्यवहार में परिवर्तन की मांग करती हैं। सामाजिक आंदोलन 3 प्रकार के होते हैं, सुधारवादी सामाजिक आंदोलन, प्रतिज्ञानात्मक सामाजिक आंदोलन और क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, जात और वर्ग में अंतर बताइए। जात और वर्ग में अंतर बताइए। जात और वर्ग में अंतर, इसका उत्तर देख लेते हैं। जात जन्म से निर्धारित होती है, जबकि वर्ग समाज में किसी की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के अनुसार निर्धारित होता है। जात में अनुष्ठान, पवित्रता आदि स्थिति आदि शामिल है, जबकि वर्ग का प्रतिनिधित्व समाज में किसी व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। जात में लोकतंत्रात्मक चरित्र नहीं पाया जाता है, क्योंकि उन्हें जन्म से श्रेष्ठ या निम्न समझा जाता है, जबकि वर्ग में लोकतांत्रिक चरित्र का सम्मान किया जाता है। लोकतंत्रात्मक चरित्र का सम्मान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में सांस्कृतिक विविधता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय संस्कृति अपनी विशाल भौगोलिक स्थिति के समान अलग अलग है। यहाँ के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, अलग अलग भोजन करते हैं, किंतु उनका स्वभाव एक जैसा होता है। भारतीय संस्कृति के बारे में पंडित मदन मोहन मालवीय का कहना है कि भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास करती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, उदारीकरण के परिणामों का उल्लेख कीजिए। उदारीकरण के परिणामों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा उदारीकरण के परिणाम, उदारीकरण के बाद उद्योगों की स्थिति में सुधार हुआ, औद्योगिक उत्पादन में विविधता आई। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट इसमें है, भारतीय उद्योगों को विदेशों से उच्च तकनीक प्राप्त करने का अवसर मिला। उदारीकरण का सबसे सकारात्मक प्रभाव सेवा क्षेत्र में पड़ा। वर्तमान में जीडीपी का अधिकांश हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका जाता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, चलिए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन का वर्णन कीजिए। स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन का वर्णन कीजिए। भारत में महिला आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी में समाज सुधार आंदोलन के रूप में हुई थी। महिलाओं के आंदोलन का विषय व स्वरूप प्रत्येक सदी में परिवर्तित होता रहा। 10वीं व 20वीं सदी में यह जागरूकता व कानूनी सुधारों के रूप में परिणित हुआ। वहीं 21वीं सदी में न्यायालय के निर्णयों, शिक्षा के आधुनिकीकरण व वैश्वीकरण ने महिला आंदोलनों को दिशा प्रदान की है। इसी पहला पॉइंट, आजादी के बाद सबसे बड़ा महिला आंदोलन उत्तराखंड में चिपको आंदोलन को माना जा सकता है।
इस आंदोलन में महिलाएं पेड़ों को काटने से बचाने के लिए गैरा देवी के नेतृत्व में एक आंदोलन प्रारंभ किया। पेड़ों को बचाने के लिए औरतें एक अनोखा रास्ता निकाला। जब वन विभाग के ठेकेदार पेड़ को काटने आते तो महिलाएं पेड़ों से चिपक जाती थी। इससे उन्हें पेड़ों को बचाने में सफल रहे। अगला पॉइंट है दिसंबर 2021 में निर्भया के मामले में महिलाओं ने संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन किया तथा अपने हक के लिए लड़ी। इससे देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देश का ध्यान आकृष्ट करने में सफल रही। अगला पॉइंट है संपत पाल के नेतृत्व में गुलाबी गैंग को भी घरेलू हिंसा के खिलाफ महिला आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है। अगला पॉइंट है इसमें आंध्र प्रदेश में 90 के दशक में शराब विरोधी आंदोलन को भी महिला आंदोलन के एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, जिसके कारण 1995 में पूरे प्रदेश में शराब प्रतिबंधित हो गया। इसमें अथवा करके क्वेश्चन दिया है, दहेज प्रथा क्या है, समाज पर इसके दुष्परिणामों का वर्णन कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को उपहार के रूप में जो भेंट दी जाती है उसे दहेज कहते हैं, किंतु वर्तमान में यह विवाह का आवश्यक अंग बन गया है। इस कारण से इसे दहेज प्रथा मान लिया गया है। यह एक सामाजिक बुराई है। सरकार द्वारा इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए दहेज निषेध अधिनियम 1961 बनाया गया, जिसमें प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद दहेज लेता या देता है या देने के लिए उकसाता है तो उसे कम से कम 5 साल के लिए कैद और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। किंतु इस समस्या की सामाजिक प्रकृति के कारण यह कानून हमारे समाज में वांछित परिणाम देने में विफल रहा। दहेज प्रथा के दुष्परिणाम। दहेज प्रथा के दुष्परिणाम। लैंगिक भेदभाव। दहेज प्रथा के कारण कई बार यह देखा गया कि महिलाओं को एक दायित्व के रूप में देखा जाता है और उन्हें अक्सर अधीनता हेतु विवश किया जाता है। कई महिलाएं अविवाहित रह जाती हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण कई महिलाएं अविवाहित रह जाती हैं क्योंकि उनके माँ बाप दहेज देने में सक्षम नहीं होते। महिलाओं के विरुद्ध अपराध। कुछ मामलों में दहेज तथा प्रथा महिलाओं के खिलाफ अपराध को जन्म देती है। इसमें भावनात्मक शोषण और चोट लेकर मौत तक शामिल है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के कैरियर को प्रभावित करता है। महिलाओं का वस्तुकरण आदि भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक अंतःक्रिया व एकीकरण की प्रक्रिया को भूमंडलीकरण कहते हैं। भूमंडलीकरण के सामाजिक परिणाम। भूतिकरण ने भारतीय समाज और संस्कृति को काफी गहरे रूप में प्रभावित किया है। इसके प्रभाव से भारत में वेशभूषा, खान पान, संगीत, भाषा, विचार आदि क्षेत्रों में कई परिवर्तन देखे जा सकते हैं। महिलाओं में जहां चुस्त कपड़े पहनने का प्रचलन बढ़ा, वहीं पुरुषों में कोट पैंट एवं हाई पहनने का प्रचलन दिखता है। अगला पॉइंट, एक और भूमंडलीकरण ने भाषा की तकनीकी रूप से समृद्ध किया, वहीं दूसरी ओर मातृभाषा पर विदेशी भाषाओं का प्रभाव ही दिखता है। साहित्य के क्षेत्र में भूमंडलीकरण ने पूंजीवाद मानसिकता की अहमियत बढ़ा दी और पारंपरिक नैतिकतावादी साहित्य जो तुलनात्मक दृष्टि से कम उत्पादक होने के कारण उपेक्षित होने लगी है। अगला पॉइंट, संगीत के क्षेत्र में भूमंडलीकरण ने भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं लोक संगीत को लोकप्रियता को कुछ हद तक कम किया है और पॉप संगीत आदि के नाम पर कोलाहल का बाजार बढ़ा है। इस तरह कहा जा सकता है कि भूमंडलीकरण ने भारतीय समाज को कई रूपों में प्रभावित किया।
है, जिसका प्रभाव भारतीय समाज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसमें अगला करके क्वेश्चन दिया है, हरित क्रांति के ग्रामीण समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख कीजिए, वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, हरित क्रांति का आशय कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीकी के बाद प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई। इस क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई। भारत में हरित क्रांति को औपचारिक तौर पर वर्ष 1966 से 1967 में अपनाया गया था। सकारात्मक प्रभाव हरित क्रांति की वजह से भारत के ग्रामीण समाज में व्यापक स्तर पर बदलाव आया। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह ग्रामीण समाज को बाजारोन्मुख व गतिशील होना। अब कृषि जीविकोपार्जन के साधन के बजाय ग्रामीण समाज को आय का मुख्य स्रोत बन गई। किसानों की आय बढ़ने में से उनकी सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर का विकास हुआ। पारंपरिक संयुक्त परिवारों के स्थान पर एकल परिवार की व्यवस्था प्रचलन में आई। पारंपरिक प्रथाएं टूट गईं, जैसे जजमानी प्रथा, वस्त्र विनिमय आदि को समाप्त किया। नकारात्मक प्रभाव छोटे एवं सीमांत किसानों की तुलना में बड़े किसानों के लिए अधिक लाभप्रद रही, अतः असमानता बढ़ी। इस असमानता ने वर्ग संघर्ष को जन्म दिया, जैसे नक्सलवाद। अब ग्रामीण समाज में नैतिक समस्याओं से कुल न रहा, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नशा एवं शराब के सेवन की प्रवृत्ति का बढ़ना। मशीनों की बढ़ते प्रयोग ने ग्रामीण महिलाओं को घर तक सीमित कर दिया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, सामाजिक सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान की एक पद्धति मानी जाती है। ये उसका अर्थ सामाजिक अनुसंधान की उस पद्धति से है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता घटनास्थल पर जाकर उसका वैज्ञानिक रूप में अवलोकन करता है तथा उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करता है। सामाजिक सर्वेक्षण के प्रमुख उद्देश्य, तथ्यों का संकलन। सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य अध्ययन हेतु चुने गए सूचनादाताओं से उनकी सामाजिक जीवन अथवा सामाजिक समस्याओं के संबंध में तथ्यों का संकलन करना है। समस्याओं का अध्ययन सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य प्रायः उपयोगितावादी होता है, क्योंकि इसके द्वारा सामाजिक एवं व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है तथा उनके समाधान हेतु रचनात्मक कार्यक्रम बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, कारण संबंधों की खोज। सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक समस्याओं के कारण तथा उनके परिणामों का अध्ययन में सहायक होता है। किसी समस्या का समाधान तब तक संभव नहीं है जब तक हमें उनके कारणों का विस्तृत ज्ञान न हो। अगला में उपकल्पनाओं का निर्माण। सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य उपकल्पनाओं के निर्माण में सहायक प्रदान करता है या उपकल्पनाओं की सहायता की जांच करने में सहायक है। सामाजिक नियोजन में सहायक। सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान सामाजिक नियोजन में सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन एवं पूर्वानुमान में भी सहायक है। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि सामाजिक सर्वेक्षण आज की आधुनिक युग में अपने महत्व के कारण काफी लोकप्रिय होता जा रहा। इसमें अथवा करके क्वेश्चन पूछा है, नातेदारी को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। वे सभी व्यक्ति जो रक्त संबंध अथवा समाज द्वारा मान्य किसी निकट संबंध की परिसर अनुभूति रखते हैं और तदनुरूप आपस में व्यवहार करते हैं, नातेदार कहलाते हैं। और इस पर आधारित समूह में आंतरिक विभेदीकरण एवं संगठन की व्यवस्था नातेदारी व्यवस्था कहलाती है। नातेदारी रक्त संबंध या विवाह संबंध पर आधारित हो सकता है। प्रमुख विद्वानों ने इसे निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार नातेदारी प्रथा वह व्यवस्था है जो वध व्यक्तियों को व्यवस्थित सामाजिक जीवन में परस्पर सहयोग करने की प्रेरणा देती है। चार्ल्स बिनिक के अनुसार नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हुए संबंध आते हैं जो कि अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित। नातेदारी के प्रकार। नातेदारी दो प्रकार की होती है। प्रथम रक्त मूलक नातेदारी तथा दूसरा है जो द्वितीय है विवाह मूलक नातेदारी। जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उनके सदस्यों के साथ बस उसका रक्त संबंध होता है
उससे रक्त मूलक नातेदारी होती है। विवाह के पश्चात जो नए रिश्ते बनते हैं उसे विवाह मूलक नातेदारी कहा जाती है, जैसे जीजा, साली, मौसा, मौसी, सास, ससुर आदि। तो ये रहा आज का जो है वायरल पेपर और इसका सारा का सारा सोल्यूशन मैंने आज इस वीडियो में बता दिया है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप सभी के बीच में लाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो। जय जय भारत।